मतलब जरा कल्पना कीजिए, एक अपराधी को हथकड़ी लगी है, उसे बीच सड़क पर घसीटा जा रहा है और बैकग्राउंड में किसी एक्शन फिल्म का बहुत ही लाउड म्यूजिक बज रहा है। वीडियो एकदम स्लो मोशन में है और कैमरा एंगल बिल्कुल किसी सिनेमाई शॉट की तरह सेट किया गया है। बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा, है ना? बिल्कुल। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये हमारे देश की असली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के लिए बनाई गई एक रील है। जो कि आजकल बहुत आम हो गया है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी चौंकाने वाले ट्रेंड को डिकोड करेंगे। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर वो पुलिस जिसका काम खामोशी से सबूत जुटाना और अदालत में केस साबित करना है, वो अब ट्राइपॉड और कैमरा लेके इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर क्यों बनती जा रही है। और देखिए, इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करने के लिए हमने आज एक बहुत ही ठोस आधार चुना है। हम रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी मीरन चड्ढा बुरवनकर के एक अहम लेख को खंगालेंगे। उनका विश्लेषण बहुत सटीक है। इसे इस बात की पड़ताल करता है कि किसी भी सभ्य समाज में न्याय का असली मतलब आखिर होता क्या है। हमारी आज की इस चर्चा का मिशन भी यही समझना है कि ये जो सार्वजनिक तमाशे और कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस के बीच नया टकराव शुरू हो गया है, वो इतना खतरनाक क्यों है? बिल्कुल, ये हमारे सिस्टम की नींव को कैसे हिला रहा है, यही हमें समझना है। तो हाल ही में जो नासिक और कुछ अन्य जिलों में घटनाएं सामने आई, मुझे लगता है उन्होंने इस पूरी बहस को एक नया ही रूप दे दिया है। हाँ, वो वीडियोस काफी वायरल हुए थे। एकदम। वहां पुलिस ने कुछ आरोपियों को बाकायदा सड़क पर घुमाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि उन आरोपियों को शारीरिक रूप से तकलीफ दी जा रही थी। उनसे जबरदस्ती कानून की सर्वोच्चता के नारे लगवाए जा रहे थे। और ये सब कोई छुप के नहीं हो रहा था। वही तो, बाकायदा इसके वीडियो रिकॉर्ड किए गए ताकि इंटरनेट पर उनकी रील्स डाली जा सके। मतलब ये तो जानबूझकर किया गया एक प्रदर्शन था। देखिए, पुलिस प्रशासन का इसके पीछे अपना एक अलग ही तर्क है। उनका कहना है कि आजकल इंटरनेट पर क्रिमिनल रील्स का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। हाँ। वो जो गैंगस्टर्स हथियारों के साथ वीडियो बनाते हैं, जी। अपराधी हथियारों के साथ वीडियो बना रहे हैं, जेल के अंदर से धमकियां दे रहे हैं, अपने अपराधों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस का ये मानना है कि अगर अपराधी डिजिटल दुनिया में अपना दबदबा बना रहे हैं, तो पुलिस को भी उसी प्लेटफॉर्म पर उसी आक्रामक भाषा में जवाब देना होगा। उनका तर्क है कि ऐसा करने से अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा। लेकिन एक मिनट, अगर हम एक आम नागरिक के नजरिए से सोचें तो पुलिस का ये तर्क पहली नजर में बिल्कुल सही लगता है यार। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर कोई गुंडा सोशल मीडिया पर समाज को डरा रहा है तो पुलिस उसे फूल तो नहीं दे सकती ना। हाँ, ये तो है। अगर पुलिस उसी गुंडे को सड़क पर सरेआम बेइज्जत करती है तो इससे तो इलाके के बाकी बदमाशों में भी डर बैठेगा। क्या अपराध रोकने के लिए अपराधियों की भाषा में ही जवाब देना सबसे प्रभावी तरीका नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन यहीं पर हम एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। राज्य की सत्ता और एक सड़क छाप गैंग के बीच का सबसे बड़ा फर्क ही कानून की उचित प्रक्रिया होती है। ड्यू प्रोसेस। बिल्कुल। जब पुलिस खुद ही जांचकर्ता, जज और जल्लाद बन जाती है, तो वो उसी अराजकता का हिस्सा बन जाती है जिसे खत्म करने की उसने शपथ ली है। ये सोचने वाली बात है। बोरवनकर अपने लेख में साफ लिखती हैं कि सार्वजनिक रूप से अपमानित करना किसी भी तरह से अपराध का इलाज नहीं है। ये असल में एक बहुत ही गंभीर बीमारी का गलत इलाज है। मतलब ये तो वैसे ही हो गया जैसे आग को बुझाने के लिए आप और आग लगा दें, जिससे अंत में पूरा घर ही जलकर खाक हो जाए। एकदम सही तुलना है ये। न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि एक तय प्रक्रिया के तहत सजा देना होता है। जब आप सड़क पर तमाशा करते हैं तो आप सिस्टम के मूल सिद्धांतों को ही दरकिनार कर रहे होते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ये इतना ही गलत है तो क्या आला अधिकारियों को ये नजर नहीं आता? आखिर पुलिस ऐसा करने पर मजबूर हो क्यों रही है? इसका जवाब हमें उन आंकड़ों में मिलता है जो असल में हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोलते हैं। ये वायरल रील्स तो सिर्फ एक लक्षण है। तो असली बीमारी क्या है? असली बीमारी सिस्टम की कुछ बुनियादी खामियां हैं। अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2023 के डेटा पर नजर डालें, हाँ, मैंने भी वो रिपोर्ट देखी थी। तो स्थिति बहुत डराने वाली है। हत्या जैसे गंभीर मामलों में अदालतों में सजा मिलने की दर सिर्फ 37.7% है। बाप रे। और बाकी मामलों में? और अगर हम दंगा करने जैसे मामलों की बात करें तो ये दर गिरकर मात्र 17.4% रह जाती है। 82 लोग बिना किसी सजा के छूट जाते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ यही एक आंकड़ा नहीं है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों की संख्या को लेकर भी डेटा बहुत निराशाजनक है। आज भी पुलिस विभाग में 20% से ज्यादा जगहें खाली पड़ी हैं। ओहो।
जो ग्राउंड स्टाफ अपराध रोकने का सबसे बड़ा हथियार होता है, वही उपलब्ध नहीं है। अब मुझे पूरा खेल समझ में आ रहा है। जब सिस्टम अपराधियों को सजा दिलाने में 83% तक फेल हो रहा है, तो जनता का अदालत की प्रक्रिया से मोह भंग होना लाजमी है। एकदम सही कहा आपने। एक आम इंसान को ड्यू प्रोसेस से क्या ही मतलब, जब उसे अपने मोहल्ले में सुरक्षा ही नहीं मिल रही। इसीलिए जब कोई पुलिस वाला सड़क पर सिंघम बनकर न्याय करता है तो लोग तालियां बजाते हैं। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो कम सजा दर और कर्मचारियों की भारी कमी ने एक ऐसी निराशा को जन्म दिया है जहां इंस्टेंट जस्टिस एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जो लंबे समय में सिस्टम को खोखला कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अदालतों में सजा की दर इतनी कम क्यों है। क्या अदालतें जानबूझकर अपराधियों को छोड़ रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। असल में ये उन 20% खाली पदों का सीधा असर है। सोचिए, एक थाने में स्टाफ की भारी कमी है। जो पुलिसकर्मी मोहल्ले में गश्त लगा रहा है, उसी को किसी वीआईपी की सुरक्षा में भी खड़ा होना है। हाँ, और उसी को केस की जांच भी करनी है। बिल्कुल। ऐसे में जब कोई अपराध होता है तो फॉरेंसिक सबूत ठीक से इकट्ठा करने का समय ही नहीं मिलता। गवाहों के बयान जल्दबाजी में दर्ज होते हैं। सबूतों को संभालने की जो कड़ी होती है वो टूट जाती है। और फिर जब वो कमजोर केस अदालत में जाता है तो बचाव पक्ष का वकील उसे आसानी से खारिज करवा देता है। अब इस नाकामी की खींच मिटाने के लिए या जनता को ये दिखाने के लिए कि देखिए हम काम कर रहे हैं, पुलिस सड़क पर अपराधियों का जुलूस निकालने का शॉर्टकट अपनाती है। ये तो सच में बहुत भयानक स्थिति है। हम एक ऐसे सिस्टम की कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर से खोखला हो चुका है, और इसे छुपाने के लिए हम कैमरा, फिल्टर और बैकग्राउंड म्यूजिक का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और है, क्या इस सब में सिर्फ पुलिस की नाकामी ही वजह है, या आज की इस डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का भी कोई रोल है? सोशल मीडिया का इकोसिस्टम इस समस्या को कई गुना बढ़ा रहा है। इंटरनेट की दुनिया में हर समय रेस फॉर विजिबिलिटी यानी दिखने की होड़ मची रहती है। वो तो है, सबको वायरल होना है। इस दुनिया का एक नियम है, जो चीज जितनी ज्यादा उग्र, आक्रामक या खूनी होती है, उसे उतने ही ज्यादा व्यूज मिलते हैं। इसी इकोसिस्टम के दबाव में पुलिस भी रील्स बनाने लगती है, लेकिन ये दिखावटी कदम सिर्फ शॉर्ट टर्म इफेक्ट देते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि कानून के रखवाले अब डिजिटल दुनिया के एल्गोरिदम के गुलाम बन रहे हैं? मतलब एक अधिकारी लाइक्स के लिए अपना करियर दांव पर लगा रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। डिजिटल इकोसिस्टम बहुत ही आवेगी होता है, एकदम इम्पल्सिव। हाँ, बिना सोचे समझे रिएक्शन देना। जब राज्य या पुलिस इस इकोसिस्टम की नकल करने लगती है, तो वो असली स्ट्रक्चरल मुद्दों को सुलझाने के बजाय सिर्फ सतही समाधानों में उलझ कर रह जाते हैं। और शायद इसके कुछ कानूनी परिणाम भी भुगतने पड़ते होंगे। लेखक ने साफ तौर पर इस बात की चेतावनी दी है। अच्छे इरादे से किए गए ये परफॉर्मेटिव काम खुद पुलिस अधिकारियों को लंबी कानूनी जांच और उलझनों में फंसा सकते हैं। मतलब कल को अगर वही आरोपी अदालत चला जाए कि मुझे सरेआम बेइज्जत किया गया, तो अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं होगा। बिल्कुल, उनका पूरा करियर खत्म हो सकता है। तो अगर रील बनाना समाधान नहीं है और सड़क पर जुलूस निकालना खुद पुलिस के लिए खतरनाक है, तो फिर असल में किया क्या जाना चाहिए? समस्या तो वही की वही है। सही रास्ता वो है जो थोड़ा उबाऊ है। पुलिसिंग को पूरी तरह से पेशेवर यानी प्रोफेशनल बनाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, जैसे फोरेंसिक क्षमताएं बढ़ाना। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारियों और अदालत में केस लड़ने वाले प्रोसिक्यूशन के बीच तालमेल बेहतर करना, ताकि अदालत में केस गिरे ना। जी, और सबसे जरूरी बात, जजों की संख्या बढ़ाना। जज आबादी के अनुपात को सुधारना बहुत जरूरी है। इस बात को सुनकर मुझे लगता है कि हमें एक ऐसे रक्षक की जरूरत है जो पर्दे के पीछे रहकर मजबूती से काम करे, ना कि किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो कैमरे के सामने अभिनय करे। बिल्कुल। पुलिस को सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपराधियों को अपमानित करने के लिए नहीं करना चाहिए। तो फिर किस लिए करें? इसका इस्तेमाल साइबर क्राइम जैसी असली चुनौतियों से निपटने के लिए होना चाहिए। आपको पता है 2023 में साइबर क्राइम में 39% की भारी वृद्धि हुई है। बाप रे, 39%? हाँ, पुलिस को अपनी ऊर्जा वहां लगानी चाहिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी सामुदायिक जुड़ाव पर जोर देना चाहिए। तो असल में डिटरेंट या खौफ कैसे पैदा होगा? असली रोकथाम कैमरे के सामने सजा देने से नहीं आती, वो एक मजबूत और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया से आती है, जहां अपराधियों को ये पक्का पता हो कि वे वैज्ञानिक जांच और सख्त सजा से बच नहीं पाएंगे। लेकिन इस लंबी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कैसे वापस लाया जाए? इसके लिए भौरवनकर के लेख में एक बहुत अहम सुझाव है।
सुझाव ये है कि स्थानीय मजिस्ट्रेट स्तर पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। मतलब निचले स्तर की अदालतों का सीधा प्रसारण। हाँ, ताकि जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा फिर से कायम हो सके, लोग खुद देख सकें कि कानून कैसे काम करता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि परफॉर्मेटिव जस्टिस और कानून के शासन के बीच एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। और राज्य को इस डिजिटल दिखावे से बचकर सिस्टम को मजबूत करने में निवेश करना चाहिए। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी ये समझना जरूरी है कि ये मुद्दा सिर्फ पुलिस का नहीं है। जब वे ऐसी इंस्टेंट जस्टिस वाली रील्स को शेयर या लाइक करते हैं तो वे जाने अनजाने में न्याय प्रणाली को दरकिनार करने की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे होते हैं। एकदम सही। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले लेख में दिए गए उस लाइव स्ट्रीमिंग वाले सुझाव ने मेरे दिमाग में एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी है। वो क्या? जरा सोचिए, हमारी जिस डिजिटल दुनिया को सेंसेशन और तमाशों की गहरी आदत पड़ चुकी है, हाँ, क्या वहां अदालतों की ये लाइव स्ट्रीमिंग न्याय में सच में पारदर्शिता लाएगी, या फिर क्या ये भी लोगों के लिए बिग बॉस जैसे किसी रियलिटी टीवी शो या मनोरंजन के एक नए तमाशे में बदल कर रह जाएगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं खत्म